चलिए भाई। तो लास्ट के सेशन में हम लोगों ने ये पर्टिकुलर प्रोग्राम बनाया था, है ना, जिसमें हम लोगों ने इवेंट करा था। तो इवेंट करने के लिए, इवेंट स्पेसिफिक जीयूआई एप्लीकेशन जब आप बनाते हो, ऐसा करने के लिए आपको पहले एप्लीकेशन क्रिएट करना होता है। जीयूआई एप्लीकेशन अपना आपको क्रिएट कर लेना होता है। उस एप्लीकेशन के अंदर आपको फिर डिसाइड करना होता है कि भाई आप इवेंट कौन सा वाला करोगे, किस टाइप का इवेंट करोगे। जिस टाइप के इवेंट करोगे, हर इवेंट के लिए लिसनर दिए गए हैं। लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके लिसनर क्लासेस हम बनाते हैं। और लिसनर क्लासेस बेसिकली 3-4 तरह से बनती हैं। आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं इसी के बारे में ही बात कर लेता हूँ कि लिसनर क्लासेस कैसे कैसे बनती हैं। इवन एक सेपरेट एप्लीकेशन, एक अलग से एप्लीकेशन बना के आपको बता देता हूँ। उस एप्लीकेशन में बहुत सारा चीज़ मैंने उसमें आपको बता दिया था, इसलिए मैं एक अलग एप्लीकेशन लेके चल लेता हूँ। ये मेरा कोई एक पैकेज है। इस बार मैं अभी इक्लिप्स में आपको बताता हूँ। तो राइट क्लिक करके यहाँ से न्यू करके एक क्लास बना लेंगे। पैकेज सबसे पहले बना लेते हैं com.gui ऐप, ठीक है। और क्लास का नाम दे देते हैं माई GUI ऐप, ठीक है। सबसे पहले अब हम AWT के अंदर क्या करने वाले हैं भाई, एक GUI क्रिएट करने वाले हैं। तो चाहे तो हम कोड वही ले सकते थे, लेकिन हम इवेंट को समझाने के लिए हम कोड बेसिकली वही ना लेके हम अपना कुछ बना लेते हैं। अच्छा, इस बार मैं आपको GUI एप्लीकेशन में जैसे फ्रेम हुआ, बटन हुआ, लेबल हुआ, इसको इनहेरिटेंस के माध्यम से बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक्सटेंड्स कर लिया, मैंने फ्रेम को, फ्रेम क्लास को एक्सटेंड करके मैं आपको फ्रेम बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अब जब हमारी क्लास किसी पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर लेती है, तो हमारे क्लास पे अंदर वो सारा फीचर आ जाता है जो पेरेंट के अंदर होता है। तो माई GUI एप्लीकेशन इज इक्वल्स टू न्यू माई GUI एप्लीकेशन, ठीक है। माई GUI एप्लीकेशन हो गई। ये हमारी अपनी, देखो हमने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब जावा में ऐसा रूल होता है कि जब हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारे क्लास का कंसिडर चलता है, और हमारे क्लास के कंसिडर के चलने के पहले हमारे पेरेंट का कंसिडर चलता है, ठीक है। तो हमारा पेरेंट है फ्रेम, तो फ्रेम का भी कंसिडर चलेगा। माई GUI एप्लीकेशन का कंसिडर चलेगा, साथ में फ्रेम का भी कंसिडर चलेगा। बहुत ही अच्छी बात है, चलना चाहिए भाई। इसको हमने क्या करा भाई, स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में, स्ट्रिंग टाइटल टाइप के वेरिएबल में यहाँ पे रिसीव कर लिया। कोई नाम ले लेते हैं, लेट से यहाँ पे नाम ले लेते हैं माई GUI ऐप, ठीक है। तो देखो, पहले क्या करते थे, एक फ्रेम बनाने के लिए फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे। अब फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी क्लास फ्रेम को ऑलरेडी एक्सटेंड कर रही है। तो जब हमारी क्लास फ्रेम को एक्सटेंड कर रही है, तो हमने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसे एक फ्रेम इनिशियलाइज हो गया। हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट जो है हमारी टाइप का तो होगा, साथ में हमारे पेरेंट टाइप का भी होगा। मतलब चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट चाइल्ड टाइप का होता है, साथ में पेरेंट टाइप का भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये चाइल्ड का जो ऑब्जेक्ट है, जिसका नाम है माई GUI एप्लीकेशन, ये पूरे चाइल्ड, मतलब चाइल्ड को और चाइल्ड की पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अच्छी बात है। अच्छा, कोई मुझे बताए कि अगर मैं ये जो टाइटल है ये फ्रेम तक पहुंचाना चाहता हूं, तो कैसे पहुंचाऊं, कैसे, क्या क्या करूं? हम्म? भाई ये मेरी क्लास है माई GUI एप्लीकेशन, इसमें एक्सटेंड करा फ्रेम को, और अपनी क्लास का पैरामीटराइज कंसिडर बना दिया, और फिर हमने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे टाइटल दिया। सुपर का यूज करके सर। हाँ जी, सुपर का यूज कर दें, वेरी गुड। हाँ, सुपर डॉट और पैरेंथेसिस लगाना है सर। हाँ, इसमें टाइटल पास कर देना है सर। वेरी गुड। बस
ये इंफॉर्मेशन फ्रेम तक पहुंच गया। ठीक है। अच्छा, एक एक बात बताइए, किसी पेरेंट क्लास के मेथड को, किसी पेरेंट क्लास का अगर कोई नॉन स्टैटिक मेथड है या नॉन स्टैटिक डेटा है, उसको चाइल्ड क्लास में कैसे कॉल कर सकते हैं? या तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट पे चला लो, या तो चाइल्ड क्लास के रेफरेंस पे चला लो, या तो चाइल्ड क्लास के नॉन स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर में डायरेक्टली कॉल कर लो। याद है? याद है सारे तरीके? भाई पता होना चाहिए मेथड की कॉलिंग, डेटा की कॉलिंग का अप्रोच पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा कहाँ कहाँ एक्सेसिबल है। अब मुझे आप बस एक बात का जवाब दो, क्या मैं इस प्रोग्राम में ऐसे दिस डॉट भी करके लिख सकता हूँ या वैसे सिंपल भी लिख सकता हूँ? मैं सिंपल ऐसे सेट विजिबल लिख सकता हूँ, सेट विजिबल में ट्रू ऐसे पास कर सकता हूँ? बोलिए भाई। प्रोग्राम चल रहा है देखो, कर सकता हूँ। अरे भाई, पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास के कंसिडर में डायरेक्टली कॉल करा जा सकता है। इसको देखो बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से कॉल कट गया था क्या भाई? यस सर। यस यस कितने देर पहले कट गया? मैं तो बढ़ा दिया पूरा 2-3 घंटे। 1 मिनट हो गया सर। अच्छा, 1 मिनट, कोई बात नहीं। जो न जगे ना उसको जगा दो फटाफट। 3-4 बार कॉल कर दिया करो आप लोग ऐसे ही। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। कैसे दिखेगी जब मैंने शेयर ही नहीं किया है? स्क्रीन कैसे दिखेगी? रिकॉर्डिंग लगा दो। अभी दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना? अब मुझे एक बात बताइए आप, सिंपल, अगर किसी क्लास में कोई नॉन स्टैटिक डेटा है, किसी क्लास में कोई नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, किसी क्लास में कोई नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर है या मेथड है, उसको कॉल करने के कितने तरीके होते थे? या तो उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से, या तो उसी क्लास के रेफरेंस से, या तो उसी क्लास के नॉन स्टैटिक मेथड और कंसेटर में, ये होते थे ना? अच्छा, आप जब इनहेरिटेंस कर लेते हो तो इनहेरिटेंस के दौरान अब ये सेम चीजें चाइल्ड क्लास में भी एप्लीकेबल हो जाती हैं। यानी कि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से, चाइल्ड क्लास के नेम से, है ना? नहीं, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से, चाइल्ड क्लास के रेफरेंस से, और चाइल्ड क्लास के अंदर डायरेक्टली किसी नॉन स्टैटिक मेथड और कंसेटर में। तो मुझे एक बात बताओ, पेरेंट क्लास का मेथड चाइल्ड क्लास में ऐसे डायरेक्टली कॉल करा जा सकता है? देखो कर दिया हमने, दिक्कत क्या है? सेट विजिबल, जी सर। सेट विजिबल भी लिख सकते हैं और दिस डॉट सेट विजिबल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिस लगाना कोई जरूरी नहीं है, नहीं लगाओगे तो कंपाइलर लगा देगा। ठीक है, चलिए। फिर दिस डॉट सेट साइज, तो देखो इनहेरिटेंस जब हो जाता है ना, तो अब आप पेरेंट के वो सारी चीजें अपने चाइल्ड के ऑब्जेक्ट पे चला सकते हो। मतलब जी, अब आपको ये पूरा प्रोग्राम जो है ना, जहाँ पे आपने साइज और ये वो जो आपने सेट करके रखा हुआ था, ये पूरा ताम झाम, ये सारा चीज यहाँ से करिए कॉपी, और आप यहाँ पे लाइए, कर दीजिए पेस्ट। अब कहीं कहीं एरर आएगा, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहली बात तो फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है, फ्रेम का ऑब्जेक्ट हटा देते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, वहां दिस लिखिए। दिस डॉट, दिस डॉट, दिस डॉट, फ्लो लेआउट ही रहने दीजिए बाय डिफॉल्ट। सेट रिसाइजेबल वगैरह कमेंट है, कमेंट रहने दीजिए। दिस डॉट, ठीक है। अच्छा, और क्या कर लेते हैं, जो क्लास लेवल पे इन्होंने वेरिएबल, मतलब हमने प्रोग्राम में बना रखा था पहले से ही,
जैसे लेबल, बटन, टेक्स्ट फील्ड वो बना लेते हैं। ये डिक्लेयर कर लिया। अब देखिए यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो ये इंपोर्ट कर लिया, इसको भी इंपोर्ट कर लिया, इसे भी इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, बटन ओके। और ये सब कमेंट कर दिया। पैनल वैनल का कोड वोड हटा देते हैं, क्या जरूरत है, हमें जरूरत ही नहीं है। कलर, कलर को हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो भाई इस तरह से हमारी GUI एप्लीकेशन रेडी है। फ्लो लेआउट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे भाई, रन कर देंगे एप्लीकेशन। ठीक है, ये देखिए एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गई भाई। नल पॉइंटर एक्सेप्शन कहाँ आ रही है, लाइन नंबर 7061। तो एफ, एफ नहीं एफ होगा भाई, डॉट दिस 60। डॉट होगा। एफ तो है ही नहीं है। जो काम एफ पे कर रहे थे वो अब दिस पे करेंगे। इसे बंद कर दीजिए और यहाँ से रन कर दीजिए। यहाँ पे कंपोनेंट्स तो हमारे दिख नहीं रहे हैं भाई, जो हमने कंपोनेंट इसमें ऐड करा था, ऐड करा भी है नहीं करा है। विजिबिलिटी सही है। हाँ, कंपोनेंट को ऐड कहाँ किया है, ऐड तो किया ही नहीं है ना, तो ऐड तो करना पड़ेगा। मैंने सारा कोड हटा दिया था, ऐड वाला कोड हटा दिया था। तो यहाँ पे ये दिस पे, दिस के ऊपर ये कंपोनेंट को ऐड करने वाला कोड सारा लगा दीजिए। सॉरी सॉरी, कॉपी पेस्ट, दिस 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 दिस, ये मैं सब जगह दिस यूज कर लेता हूँ। तो भाई इस तरह से देखिए हमारा फ्रेम, मतलब GUI एप्लीकेशन तो एटलीस्ट रेडी हो गया थोड़ा जल्दी में, है ना। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और रिजल्ट, थोड़ा हमें बनाने, मतलब उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ा। अब इसको मुझे समझाने की जरूरत तो है नहीं कि कैसे कैसे है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि मैंने एक्सटेंड के माध्यम से ये फ्रेम बनाया है, इनहेरिटेंस करा है, बाकी सारा चीज वही है। अच्छा, अब साथ ही साथ मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, आप लोग थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हैं, कि जैसे मान लीजिए कि सर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का मुझे इसको एग्जीक्यूटेबल जार बनाना है, तो भाई इक्लिप्स में ये चीज करना बड़ा आसान होता है। यहाँ पे आप जाएंगे, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे ऑप्शन आता है, नहीं ऐसे नहीं, यहाँ एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन आता है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, देखिएगा आपको दिखेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में देखिए यहाँ पे एक रनेबल जार करके ऑप्शन आता है, सर्च कर लीजिएगा आप। यहाँ पे अगर नहीं मिलेगा तो आप ऐसे मैनुअली सर्च कर लेंगे रनेबल जार। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, और ये डेस्टिनेशन पूछ रहा है कि कहाँ पे आपको इसे रखना है। तो डेस्कटॉप पे नोटपैड डॉट जार करके बनेगा ये। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसे फिनिश कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए नोटपैड डॉट जार बन गया। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका एग्जीक्यूटेबल जार फाइल,
क्या दिक्कत आ गई? एक मिनट, दोबारा हम बनाते हैं। क्या हमने कोई ऑप्शन टिक नहीं करा? एक्सपोर्ट ऑप्शन में जाएंगे, रनेबल जार, रनेबल जार ही ऑप्शन होता है, रनेबल जार फाइल। हाँ, पैकेजिंग का जो टाइप है ये भी हमारा सही है। ओह सॉरी, मैंने एक चीज गलती करी, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं। मैंने ये प्रोजेक्ट गलत सेलेक्ट कर लिया। ऊपर देखो, ये टेस्ट कोई दूसरी एप्लीकेशन का टेस्ट 1 का बन रहा था, और हमें अपना पैकेज सेलेक्ट करना होगा com.gui एप्लीकेशन टेस्ट 7 7 पे जो हमारी 7 AM बैच है वो प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के अंदर जाना होगा। 7 AM बैच प्रोजेक्ट दिख रहा है यहाँ पे? प्रोजेक्ट ही नहीं दिख रहा है। सर सबसे नीचे में है माई GUIF 7 AM बैच। हाँ, यहाँ पे। और 7 AM बैच, उसमें भी हमारा ये पर्टिकुलर पैकेज दिखना चाहिए था। कोई बात नहीं, एक बार ना एप्लीकेशन को रन कर देते हैं दोबारा, फिर ये दिखने लगता है। अब इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कर लेते हैं और एक्सपोर्ट में जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ये देखो आ गया 7 AM टेस्ट, फिर से टेस्ट 1 7 AM। माई GUI ऐप, हमारी क्लास का नाम नहीं दिख रहा है भाई। अच्छा जी, यहाँ पे जाएंगे, इसके अंदर ब्राउज में जाते हैं भाई। ब्राउज में तो खैर जाने की जरूरत है नहीं। एक्सट्रैक्ट दिस, पैकेज का नाम यहाँ दिखना चाहिए। पैकेज, डू यू वांट टू ओवरराइट एक्सपोर्ट सी द इंफॉर्मेशन। ये अभी नहीं चलेगा, ये क्लास का नाम वहाँ पे आ जाता है। चल गया भाई, देखो चल गया। उसके अंदर एप्लीकेशन ही सेलेक्ट कर देना होता है। ये देखिए, हाँ जी, दिखा आप लोगों को? ये देखिए, ये इस पे डबल क्लिक करा मैंने, ये चल गया यहाँ। ये कह रहे थे एग्जीक्यूटेबल जार फाइल कैसे बनानी है। तो जैसे यहाँ पे इक्लिप्स में ये ऑप्शन था कि आप एक्सपोर्ट पे जाके रनेबल जार पे क्लिक करके आप एग्जीक्यूटेबल जार फाइल बना सकते हैं। आप नोटपैड के माध्यम से भी बना सकते हैं। नोटपैड पे जाके आपको एग्जीक्यूटेबल जार फाइल बनाना है, तो आप अपनी GUI का एग्जीक्यूटेबल जार फाइल कैसे बनाएंगे? मैं आपको बता देता हूं कि आप अपनी एप्लीकेशन का जार फाइल कैसे जनरेट करेंगे। बताओ, ये बात समझ में आ गई? हाँ जी धीरज। यस सर, यस सर। तो ये ऐसे ही आपको ऑप्शन, आपको नेटबीन्स इक्लिप्स में भी मिलता है, नेटबीन्स में मिलता है, हर मतलब आईडी में अवेलेबल होता है कि एग्जीक्यूटेबल जार फाइल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आपको मैं मैनुअली तरीका बता देता हूँ। चैनल पे आप जाइएगा, है ना मेरे, और यहाँ पे एक प्लेलिस्ट होगी जो कि ये देखिए, टिप्स एंड ट्रिक्स करके, इसमें लिखा हुआ है एग्जीक्यूटेबल जार फाइल कैसे बनाएं। कॉपी लिंक एड्रेस करता हूं मैं। ठीक है, आपको अगर नोटपैड से बनाना है कि एग्जीक्यूटेबल जार फाइल कैसे बनाते हैं नोटपैड से, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा कि कैसे बनाते हैं स्टेप्स, और टाइम हमारा बच जाएगा। आप नोटपैड से भी बना सकते हैं। हेलो, वेलकम। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल अब इसमें मैंने क्लोजिंग का लिसनर चलाया नहीं था, इसलिए ये तो अभी चलेगा ही, चलता ही रहेगा। क्लोजिंग का लिसनर चला देना चाहिए था, इसमें लिखा नहीं था हमें लिसनर का कोड। चलिए, तो अभी यही चीज तो हमें यहाँ पे करना है इम्प्लीमेंट। हमें यहाँ पे लिसनर लगाना है,
हमारा एप्लीकेशन रेडी है। अब हमें लिसनर हमने कितने तरह से पढ़ा था, 3 तरह से लिसनर पढ़ा था, 3-4 तरीके से। तो हम वो सारे तरीके से लिसनर इसको समझते, लिसनर यहाँ पे कैसे कैसे इम्प्लीमेंट होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जीयूआई एप्लीकेशन रेडी है और मुझे इस पे एक्शन इवेंट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, एक्शन लिसनर से इम्प्लीमेंट कराएंगे, क्योंकि एक्शन इवेंट के लिए एक्शन लिसनर ही होता है ना। तो एक्शन लिसनर हम सेम क्लास में भी कर सकते हैं और अदर क्लास में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी इम्प्लीमेंट्स करेंगे एक्शन लिसनर। एक्शन लिसनर, एक्शन लिसनर का जो कॉल बैक मेथड है जिसका नाम है एक्शन परफॉर्म्ड, उसको हम ओवरराइड करेंगे और उस एक्शन परफॉर्म मेथड में हम अपना बिजनेस लॉजिक लिख देंगे जो हमें एप्लीकेशन में करवाना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें 2 नंबर का सम का लॉजिक चाहिए। तो 2 नंबर के सम का लॉजिक जो है हमने यहाँ से क्या करा, अपने पहले वाली एप्लीकेशन में जो हमने लिखा था उसी को यहाँ पे छाप दिया उठा के। अब आप मुझे बताइए कि ये लॉजिक मुझे फिर से बताने की ज़रूरत है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बता दूंगा। सर आप बता दो इसको। बता दीजिए सर। अच्छा, कि 2 नंबर का सम का लॉजिक कैसे चल रहा है? ठीक है, बता देता हूँ। देखिए, आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए या अपना थोड़ा सा नोटपैड अपना ओपन कर लीजिए और आप खुद सोचिए कि ये जीयूआई एप्लीकेशन जो हमारा रेडी है, आप देखो अभी और आप मुझे पीछे ले जाना चाहते हो तो और मैं पीछे जाने के लिए रेडी हूँ। आपको इस प्रोग्राम में और भी कुछ नहीं समझ में आ रहा तो वो भी पूछ लेना। ठीक है। तो ये जो आपका फॉर्म बना हुआ है, इस फॉर्म में ठीक है, हमारे पास ये टेक्स्ट फील्ड है और हम टेक्स्ट फील्ड में हम चाहते हैं पहला नंबर डालें, फिर ये दूसरा नंबर डालें और ये सम होके आ जाए। तो ऐसा कैसे हम कर सकते हैं? आप ज़रा सोचो, अपने दिमाग से आप सोचो कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐड बटन पे क्लिक करें और ऐड हो जाए। तो पहला चीज़ तो हमें इवेंट का कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि इवेंट होता कैसे, इवेंट लगता कैसे है। तो मैं ये 2 नंबर का सम का लॉजिक को कमेंट कर देता हूँ। पहले आप इवेंट समझो, इवेंट कैसे कैसे होता है। इवेंट का रूल क्या होता है? इवेंट का रूल क्या होता है? इवेंट का रूल होता है कि जीयूआई एप्लीकेशन रेडी कर दीजिए और डिसाइड करिए कि कौन सा इवेंट होना है। जीयूआई एप्लीकेशन रेडी कर दीजिए और डिसाइड करिए कौन सा इवेंट होना है। मैं वो भी नहीं डिसाइड करता हूँ, मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे छोड़ देता हूँ। अल्तमस, आप मुझे गाइड करिए, आप मुझे बताइए कि मुझे कैसे इवेंट करना है। एक जीयूआई एप्लीकेशन में कैसे कैसे इवेंट होता है, क्या स्टेप होता है, आप बताइए, समझाइए मुझे कि मैंने जीयूआई एप्लीकेशन रेडी कर दी है, ये ऐप रेडी है, अब इस पे इवेंट करना है तो कैसे कैसे करेंगे, क्या स्टेप होता है? जी सर, सबसे पहले सर हमें इवेंट डिसाइड करना पड़ेगा, कौन सा इवेंट करना है। ठीक है। जो इवेंट डिसाइड करना है सर हमें, उसके लिए हमारे पास लिसनर है, इंटरफेसेस। उस लिसनर इंटरफेसेस को अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट कर देंगे हम। ठीक है, तो यानी कि हमें एक्शन इवेंट करना है तो एक्शन लिसनर से इम्प्लीमेंट कर दें। हाँ, एक्शन लिसनर से सर आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। कर दिया, लो। सेम क्लास में कर दें या अदर क्लास में कर लें? सर सेम में भी कर सकते हैं, अदर में भी कर सकते हैं। हाँ, सेम में करेंगे सर तो क्या क्या डिफरेंस होता है सेम में करने से और अदर में करने से? सर अदर वाला जो अप्रोचेस होता है वो आउटर क्लास कहलाता है। उसमें डिफरेंस ये होता है सर, जैसे माई जीयूआई ऐप है, अब इसमें हमारा लॉजिक लिखा हुआ है सर डिजाइनिंग का, और इसी में हम लोग लॉजिक लिख रहे हैं सर कि एक्शन हो जाए, ये परफॉर्म हो जाए, इस पे क्लिक करें तो ये चीज हो जाए। तो उसको सेपरेट करके रख लेना चाहिए, क्योंकि सर डिजाइनिंग वाला पार्ट अलग होना चाहिए और लॉजिक वाला पार्ट अलग होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये पैकेज है com.gui एप्लीकेशन, इसी के अंदर बल्कि एक ये GUI एप्लीकेशन बनाओ और राइट क्लिक करके न्यू करके एक अलग से एक फोल्डर बना लो, एक नया एक फोल्डर बना लो, मतलब नया पैकेज बना लो और उस पैकेज का नाम लिख दो com.gui ऐप। तो वहाँ हो गया, GUI हो गई। अब यहाँ पे हमने बना दिया जी माई com.events, है ना, या बिजनेस लॉजिक या जो भी है, माई इवेंट्स लिख दिया। ठीक है, तो सारे इवेंट्स की जो बिजनेस लॉजिक वाली जो मतलब चीज़ें हैं वो यहाँ बना लीजिए। और हम चाहें तो अपनी एक नई क्लास बना लें जिसका नाम रख दें जी माई आउटर नाम की क्लास बना दें
अभी तो ये बना रहे हैं, कल को जब हम रियल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो कुछ और नाम रखेंगे, और इस क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लिसनर से, अलग से एक्शन लिसनर से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे वो इसका एक्शन परफॉर्म्ड ओवरराइड मेथड जो होता है उसको ओवरराइड कर सकते हैं। तो या तो यहाँ कर लें या तो सेम क्लास में कर लें। चलो दोनों ही करके रखते हैं, यहाँ पे भी कर लेते हैं, यहाँ पे भी कर लेते हैं, आपको समझाने के लिए। यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं एक्शन लिसनर, और इसका भी एक्शन परफॉर्म मेथड ओवरराइड कर लेते हैं। तो हमने इवेंट डिसाइड कर लिया, इवेंट का लिसनर होता है ये भी पता चल गया, जो इवेंट है वही लिसनर है। माउस इवेंट माउस लिसनर, की इवेंट की लिसनर, एक्शन इवेंट एक्शन लिसनर, ठीक है। एंड्रॉयड में यही नाम बदल जाता है बस, एक्शन लिसनर की जगह पे ऑन क्लिक लिसनर होता है, ठीक है। इवेंट डिसाइड करो, लिसनर उसी नाम से होगा। वहाँ पे लोकेशन चेंज होगा तो लोकेशन चेंज लिसनर होगा। वहाँ पे जी किसी क्या नाम है, ड्रॉप डाउन, सॉरी ये क्या नाम है, मेन्यूज की आइटम, या मान लो कि लिस्ट के आइटम की वैल्यू को सेलेक्ट करोगे तो वहाँ आइटम बदल जाएगा। एडवांस में जाओगे वेब में तो वहाँ पे सर्वलेट कंटेस्ट पे इवेंट होगा तो उसके लिए कंटेस्ट लिसनर होगा, सेशन में इवेंट होगा तो सेशन लिसनर होगा, ठीक है। तो मतलब इवेंट बदल जाएंगे और कंसेप्ट यही रहेगा, ठीक है। बना दिया भाई एक्शन परफॉर्म मेथड, और हर इंटरफेस में मेथड होते हैं, इनको ओवरराइड कर लेना है। अच्छा, अगर मैं किसी क्लास में एक से ज़्यादा इवेंट परफॉर्म करना चाहता हूँ तो मैं एक से ज़्यादा लिसनर को इम्प्लीमेंट करा सकता हूँ इसी क्लास में, ठीक है। इसी क्लास में कॉमा लगा के और भी लिसनर को इम्प्लीमेंट करा सकता हूँ, लेकिन लिसनर क्लासेस अलग अलग बना के रख लेना चाहिए, आपकी इच्छा है। चलो ठीक है, कर लिया भाई। अब आगे क्या करूँ? एक्शन लिसनर बना लिया, एक्शन परफॉर्म मेथड ओवरराइड कर जी। दिया, अब क्या करें? अब सर माई जीयूआई ऐप में जाइए। जीयूआई ऐप में गया। जी सर, इसमें सर उस आउटर का ऑब्जेक्ट बना दीजिए। मतलब सबसे पहला काम तो ये करना है, आप ये बताओ कि हमें इस एक्शन परफॉर्म मेथड में अपना लॉजिक लिखना है जो हम करना चाहते हैं, मतलब बटन के, या जी जब क्लिक होगा, जब वो इवेंट परफॉर्म होगा तो जो करना चाहते हो वो आप लिखो। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में मैंने यहाँ पे लिख दिया इनर, इनर ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। और आउटर वाली क्लास जो है हमारी, वहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आउटर लिख दिया। मतलब जी लॉजिक लिखना है कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो एप्लीकेशन रेडी करिए, ठीक है, एप्लीकेशन रेडी करिए भाई। एक जीयूआई, एक इवेंट के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है, क्या क्या होना ज़रूरी है, मैंने बताया था इवेंट डेलीगेट मॉडल में, क्या बताया गया था एक सर, इवेंट को सोर्स परफॉर्म होना होने के लिए। चाहिए। हाँ जी, सर सोर्स होना चाहिए, लिसनर होना चाहिए, और सोर्स का लिसनर से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो यहाँ 3 चीजें सोर्स होनी क्या है, चाहिए। यहाँ सोर्स क्या है जहाँ इवेंट होना है? इवेंट किस जगह यहाँ पे होना इवेंट है? हो। बटन पे होना है ना, इस बटन पे होना जी, है ना तो इवेंट। बटन हमारा। बटन हमारा सोर्स हो गया, और लिसनर हमारा रेडी है। लिसनर, जी लिसनर सर। इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके लिसनर क्लास बन गया है। फिर क्या नहीं है, जी, क्या नहीं है? रजिस्ट्रेशन नहीं है सर इन दोनों के बीच में। तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा? सर ये जिस पे हम इवेंट लगा रहे हैं, मतलब बटन पे आपको वही करना पड़ेगा, ऐड बटन पे ही नहीं, ऐड जिस एक्शन। पे भी करना है, जिस पे भी करना है, हाँ, जिस पे भी करना है, यहाँ जिस पर पे भी अपन इवेंट बटन पे करना कर है। रहे हैं, ठीक है। तो जी सर। b1 डॉट ऐड हमने लिखा, और उसके बाद टाइप ऑफ लिसनर, एक्शन लिसनर है तो ऐड एक्शन लिसनर, माउस है तो ऐड माउस लिसनर, की है तो ऐड की लिसनर, ऐसे करना होता है इसको। ये हम क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सोर्स और लिसनर का। जी ये हम सर। सोर्स और लिसनर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या पास और कर सर दें, इसके यहाँ पे क्या पास कर दें? सर इसमें एक्शन लिसनर का ऑब्जेक्ट जाएगा, वो एक इंटरफेस है, तो उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट जाएगा। या तो हम आउटर का ऑब्जेक्ट बना के इसमें पास कर सकते हैं, हम्म, या आप इनर भी कर रहे हैं ना, तो हम्म। इसमें दिस भी पास कर सकते हैं। चलो मान लो इसके अंदर मैंने दिस पास कर दिया, तो दिस का तो वो मतलब अपनी यह है वाली अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अपने अपने क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दीजिए। तो हम्म, इसमें जो मेथड लिखा हुआ है ना इसी क्लास में, हम्म। माई जीयूआई ऐप में एक्शन परफॉर्म वाला चलेगा सर, क्योंकि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है वो इन दोनों के बीच में किया है, यही इनर वाला चलेगा सर। ठीक है, तो चला के एक बार देखते हैं। यस सर।
ये देखिए ऐड पे क्लिक किया तो ये देखो इनर चल रहा है। इस बटन जी पे सर। क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा है, क्यों भाई? सर उसमें इवेंट लगाए नहीं हमने। रजिस्टर नहीं किया। रजिस्टर नहीं किया। इस पे क्लिक करते जा रहे हैं, ये चलता जा रहा है, इनर 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 इनर, है ना? बहुत खूब। यस सर। अगर मैं इसको ऐसे क्लोज कर दूं और मैं अदर लिसनर चलाना चाहता हूं तो बस आउटर का ऑब्जेक्ट बना के इसमें पास कर दूंगा, है कि नहीं? जी सर। आउटर रोज इक्वल्स टू न्यू आउटर, और आउटर नहीं 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 माई आउटर नाम है ना, सॉरी, माई आउटर। जी सर। माई आउटर जो क्लास है मैं उसका जी ऑब्जेक्ट सर इसके अब अंदर उसको पास कर दूं तो अब ये अब आउटर वाला इवेंट चलने। आउटर वाला चलेगा, बिल्कुल। ठीक है, चल गया। अब मुझे ये बताओ, चलो आउटर वाले को अभी थोड़ी देर के लिए कमेंट कर लेते हैं, और हमें ये समझना है कि मुझे इनर क्लास मेल इवेंट चलाना है, तो मैं यहाँ दिस पास कर देता हूँ। अब मुझे 2 नंबर का सम का प्रोग्राम बनाना है, तो क्या लॉजिक लिखूंगा, कैसे करूँगा, वो बताओ। अब तो समझ में आ गया ना इवेंट होता जी कैसे है। बटन पे क्लिक करा आपने, इवेंट हो गया। इवेंट होते ही कॉल बैक मेथड चलता है। तो बटन पे जैसे ही क्लिक कर रहे हो, क्या करना पड़ेगा अब आपको? बटन की क्लिक करते ही ये सर मेथड टेक्स्ट चलता है, गेट करना पड़ता है सर। टेक्स्ट गेट करना पड़ेगा। भाई जाहिर सी टेक्स्ट बात गेट है, करना पड़ेगा। जो ये वाला बटन में मान लो मैंने एडिट टेक्स्ट में मैंने 12 लिखा हुआ है, तो 12 को गेट करना पड़ेगा। यहाँ 34 लिखा हुआ है तो 34 को गेट करना पड़ेगा। गेट कैसे करें प्रशांत, कैसे गेट करें? इनकी वैल्यूज सर को अभी कैसे कुछ गेट नहीं करें? आता सर। हैं? सर नहीं पता। नहीं पता? अच्छा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपको हमेशा हर एक चीज पता शुरू मतलब पता होना शुरू हो जाएगा, आप अगर ध्यान लगाओगे तो। बिल्कुल आपको किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे बोला कि भाई मुझे ना आपके यहाँ से अ, क्या लाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके यहाँ से सामान लाना है, मान लो आपके यहाँ से मुझे अ, अ, कम से कम मुझे चाहिए 1 कुंटल 2 दो कुंटल सर। गेहूं चाहिए, है ना? तो इसके लिए मुझे आपके घर जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? अगर मुझे आप यस सर। आपके यहाँ से 2 कुंटल गेहूं की ज़रूरत है, तो आपके घर जाऊंगा या अपने घर से ही मंगा लूंगा? आपके यहाँ से चाहिए मुझे, यस सर। हाँ तो लेना आना पड़ेगा सर। आपके पास जाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, कहाँ जाके मिलेगा? आपके घर ही जाके मिलेगा। जी सर। तो मुझे टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू को गेट करना है। तो इसके लिए कौन इस वैल्यू को गेट करा सकता है? गेट करना मतलब लेना। जो वैल्यू मैं 12 डाल जी। रहा हूँ, 34 डाल रहा हूँ, वो वैल्यू मुझे गेट करना है, ताकि मैं उन तो वैल्यूज को इससे यूज कर टेक्स्ट पाऊँ। फील्ड में ही जाना होगा हमें। टेक्स्ट फील्ड में जाना टेक्स्ट होगा, फील्ड में बिल्कुल जाना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो ये कॉमन रूल है। अगर आपको कभी भी कोई काम करना है किसी चीज पे, कोई जीयूआई एप्लीकेशन है, बटन पे करना है तो बटन के पास जाना है, लेबल पे करना है तो लेबल के पास जाना है, कुछ इवेंट, कुछ फंक्शनलिटी, कुछ वैल्यूज सेट करना, गेट करना, फील्ड लेना ले जाना, है ना? ये कॉमन रूल है। ये अभी आप पढ़ रहे हो, यही चीज आपको एंड्रॉयड में भी चलेगा, यही वेब में चलेगा, सब जगह चलता है ये। तो अगर सपोज करो कि मुझे कोई काम किसी कंपोनेंट पे करना है, किसी कंपोनेंट कंपोनेंट का मतलब बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, चेकबॉक्स, ये सब कंपोनेंट हैं, ये किसी पे भी करना है तो मुझे उन्हीं के पास ही जाना पड़ेगा। बस सिंपल सा मतलब है। तो अगर मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू गेट करूं तो टेक्स्ट फील्ड के पास ही जाना पड़ेगा, टेक्स्ट फील्ड के पास ही जाना पड़ेगा। और टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट मैंने बना के रखा हुआ है ऊपर। उसका पहले वाले टेक्स्ट फील्ड का रेफरेंस है TF1 और दूसरे का रेफरेंस है TF2। तो मैं TF1 पे जाऊंगा और TF1 पे जाके यहाँ पे सर्च करूंगा डॉट लगा के, TF1, पहले TF1 लिखूंगा। TF1 कहाँ है ये दिखाऊं? TF1 ऊपर बना होगा, देखिए टेक्स्ट फील्ड 1।
जी सर, ऊपर है। हाँ तो है ये ऊपर। TF1 पे जाऊंगा और फिर यहाँ पे डॉट लगा के ऐसे खोजूंगा। ये कॉमन रूल बता रहा हूँ मैं आपको। आप ऐसे किसी भी चीज को पढ़ सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो। ये पढ़ने का तरीका है ये। अब यहाँ पे सर्च करूंगा कि कौन सा ऐसा मेथड हो सकता है जो उस टेक्स्ट फील्ड पे आने वाली वैल्यू को हमें दे दे। क्रिएट मेथड हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। पढ़ना शुरू करो अब एक एक करके मेथड पढ़ना पड़ेगा, है ना। यही बड़ा कठिन होता है कि मैं मेथड पढ़ना। और जब आप हमसे पढ़ रहे हो तो हमारा यही काम है कि आपको बता दूं जल्दी जल्दी कि ये मेथड कौन सा है, कौन सा मेथड क्या करेगा। अब देखो, वैसे वैसे एक चीज आपने पढ़ भी रखा है, सेटर और गेटर। सेटर का काम होता है सेट कराना और गेटर का काम होता है गेट कराना। तो आपको टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू सेट करना है या गेट करना है, ये भी सोचो क्या करना गेट करनी है सर, है। गेट क्यों करनी है? क्योंकि सर उस पे एक्शन करेंगे ना। नहीं, गेट इसलिए करना है कि जो वैल्यू यूजर डालेगा, पहला नंबर डाला 12, दूसरा नंबर किसी ने डाला कुछ और, तो दोनों वैल्यू जब आएंगी गेट करके तभी तो उस पर कुछ एक्शन कर पाएंगे। हम लॉजिक तो लिखना ही पड़ेगा ना, दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, जोड़ के तो तीसरे टेक्स्ट फील्ड में दिखाएंगे। तो जी इसीलिए सर। हमने लिखा जी TF1 यानी कि टेक्स्ट फील्ड 1, और उस पर हमने लगाया डॉट, फिर उस पर हमने लिखा गेट, है ना। गेट, अब गेटर मेथड आप चलाइए। अब गेटर से क्या हो सकता है, गेट में क्या करना है आपको, हमें उस गेट से गेट वैल्यू निकालनी है, उसकी टेक्स्ट निकालनी है, हाइट नहीं निकालनी है, कुछ और नहीं निकालनी है, लेवल नहीं निकालनी है ना, माउस पेरेंट ये सब नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जाके आप जब सर्च करोगे तो आपको गेट टेक्स्ट मेथड एक मिलेगा, है ना। बहुत खोजने के बाद ये मिलेगा आपको। अब ये पता कैसे चलता है भाई, तो अब धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा तो आपको पता चलेगा। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, बता रहा है, कह रहा है कि रिटर्न्स द टेक्स्ट दैट इज प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट। अब बाय डिफॉल्ट ये इम्पटी होता है, दिस इज एन इम्पटी। तो आपने गेट टेक्स्ट चला दिया। गेट टेक्स्ट मेथड का रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग। ये वो हमें स्ट्रिंग रिटर्न करके दे देगा। देखा जाए ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस को प्रिंट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हमने राम, तो देखो यहाँ पे प्रिंट हुआ राम, आ रहा है राम। यहाँ पे लिखा जी हमने 12, तो आ रहा है 12। यहाँ पे लिखा हमने जावा, यहाँ आ रहा है जावा। यहाँ पे हमने लिखा बाबा, तो आ रहा है बाबा। हाँ सर, ये तो सर पर स्ट्रिंग में आ रहा है। स्ट्रिंग ही होता है, यूजर से जो भी इनपुट लेते हो सब स्ट्रिंग ही होता है। गेट टेक्स्ट मेथड सब स्ट्रिंग ही देता है हमें। अब तो समझ में फिर आया जो कि, एडिशन करनी है वो तो। अच्छा ये बताओ, अब समझ में आया कि टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू कैसे गेट होती है। हाँ सर। आपने ये कोड एक्शन परफॉर्म में ही क्यों डाला था, ये कोड यहीं क्यों डाला, कहीं और क्यों नहीं लिखा। हम्म। सर ये इसलिए डाला, जब हम ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो जो एक्शन होगा वो हमारे पहले टेक्स्ट फील्ड 1 में से जो टेक्स्ट होगा वो लेगा। अरे आगे सिस्टम एक्शन डॉट आउट डॉट पे। क्यों डाला अल्तमस, एक्शन अल्तमस। लिस्नर हम्म। एक्शन लिस्नर का एक मेथड है ओवरराइड। जैसे हम एक्शन लिस्नर में क्लिक होगा तो ये मेथड हमारा चलेगा। ओके, तो ये अपने आप चलता है इवेंट होने पे, समझ रहे हो। पूरी कहानी बताई थी ना, अपने आप मेथड चलता है एक्शन इवेंट। ओके, तो मुझे अब आप मुझे बताओ, पहले वाले टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू मैंने गेट कर ली, दूसरे वाले टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू कैसे गेट कर सकते हैं प्रशांत। सर स्ट्रिंग s2 इक्वल टू tf2 डॉट गेट टेक्स्ट। अरे भाई साहब तुम तो छा गए एकदम। अब क्या चाहिए लाइफ में, इससे ज्यादा अब क्या चाहिए। ये जान गए तब तो फिर सब कुछ जान गए। दूसरा टेक्स्ट फील्ड आपने, ये दो स्ट्रिंग आ गई हमारी। अब दो स्ट्रिंग आ गई, स्ट्रिंग पे तो ऑपरेशन हो नहीं सकता है ना, तो बाकी आप बिजनेस लॉजिक लगाना जी मैं आपको सर। समझाऊं क्या। बाकी स्ट्रिंग पे दोनों जो स्ट्रिंग आई है उसको मुझे चेक करना है कि स्ट्रिंग ब्लैंक तो नहीं ना है। तो स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड होता है इज एम्प्टी। तो मैंने पहले वाले स्ट्रिंग को n1 वेरिएबल में होल्ड कर लिया,
दूसरे वाले स्ट्रिंग को n2 वेरिएबल में होल्ड कर लिया और n1 और n2 को हमने चेक कर लिया क्या इम्पटी तो नहीं है। ये डॉट इम्पटी स्ट्रिंग क्लास का मेथड है। ये अगर इम्पटी होंगे तो ये में लिखा आ जाएगा प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स। ठीक है, ये जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, ये स्ट्रिंग के अंदर एक मैसेज डायलॉग प्रिंट कराने का तरीका होता है। आपको एक मैसेज दिखा देगा, डायलॉग प्रिंट करा देगा। आपको डिटेल में आगे देख लोगे ये क्या कर, मतलब ये इसको और समझोगे स्विंग में। और अगर ये सब कुछ नहीं है तो एल सेक्शन में जाएगा और एल सेक्शन में जाके ये दोनों स्ट्रिंग को हमने पार्स कर दिया और उसके बाद जोड़ दिया और तीसरे टेक्स्ट फील्ड में उठा के सेट कर दिया। तो इसमें हमने क्या गुनाह कर दिया है वो भी बताइए आप, क्या गलती कर दी हमने, बताइए। इसमें कुछ भी गलती ना सर, आ गया समझ में। तो बस इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बहुत ही आसान है। ठीक है, ये हमने पहला नंबर डाला। अब आप कहोगे कि जी कि सर मैं पार्स नहीं करना चाहता हूँ और स्ट्रिंग पे ऑपरेशन करना चाहता हूँ, तो हो नहीं सकता है ना। आपको रैपर क्लास के बारे में पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए स्ट्रिंग में जो यूज़र में जो भी इनपुट होता है वो ऐसे ही होता है। तो ये जो मैंने हाईलाइटेड करा है लाइन टेक्स्ट गेट करके और ये सब, ये कोड आपको यहाँ पे भी चलने वाला है, यही कोड एंड्रॉयड में भी चलने वाला है, यही बिजनेस लॉजिक हर जगह चलने वाला है, जहाँ मर्जी वहाँ चला लो। लॉजिक नहीं बदलेगा, बस तरीका बदल जाएगा, सिंटेक्स बदल जाएगा। वहाँ ये जो AWT का फॉर्म है वहाँ पे एक्सएमएल में फॉर्म बन जाएगा, सब कुछ अलग हो जाएगा, बस यही सब सेम लॉजिक वहाँ पे रहेगा। वो वहाँ पे ये जो गेट टेक्स्ट मेथड है वहाँ पे गेट कुछ और हो सकता है। ठीक है, आप HTML पढ़ोगे, वेब एप्लीकेशन बनाओगे, वहाँ पे गेट पैरामीटर, गेट मेथड का नाम बदल जाएगा, गेट पैरामीटर हो जाएगा, जो पैरामीटर की वैल्यूज को गेट करके लाएगा। ठीक है, बाकी बिजनेस लॉजिक यही रहेगा सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करोगे तो। ठीक है, HTML से वैल्यू गेट कर लो, किसी AWT के फॉर्म से वैल्यू गेट कर लो, किसी XML की UI से वैल्यू गेट कर लो। गेट करने के लिए गेट ही मेथड होगा, गेट पैरामीटर होगा, गेट मेथड होगा, वैल्यूज गेट हो गई। एक बार ये लॉजिक लगाना आपको एक जगह आ गया तो आपको हर जगह वही सेम लॉजिक लगेगा। बाकी ये सेम स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे इम्पटी मेथड तो आप कहीं भी चला लो, पार्सिंग कहीं पे भी कर लो, बस ऐड पे क्लिक करा ऐड होगा, सबट्रैक्ट पे कुछ नहीं हुआ। क्यों भाई, क्यों नहीं हुआ सबट्रैक्ट पे कुछ? क्योंकि सबट्रैक्ट के लिए हमने अभी लिसनर नहीं लगाया है, सबट्रैक्ट के लिए हमने सोर्स का लिसनर से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो सबट्रैक्ट का सोर्स से लिसनर रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं आपको बढ़िया समझाने के लिए इस पे क्या कर देता हूँ ना, आउटर का रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक दूसरा बटन है B2, तो मैंने B2 डॉट एड एक्शन लिसनर का करा और ये जो माई आउटर नाम की क्लास है, इस माई आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट B2 में पास कर दिया O। ठीक है, O पास कर दें भाई, 0 नहीं। ठीक है, अब एप्लीकेशन को हम रन करते हैं। अब एप्लीकेशन को यहाँ से रन करते हैं तो आप क्या देखोगे कि जब आप सबट्रैक्ट बटन पे क्लिक कर रहे हो तो आउटर वाला इवेंट चल रहा है, लेकिन मुझे आउटर वाला इवेंट नहीं चलाना है। मुझे अब आउटर पे जब आप क्लिक करोगे तो दोनों वैल्यूज को अगेन गेट करना है और यहाँ पे फील्ड शो कराना है। तो इसका मतलब सेम कोड वहाँ पे भी लिखा जाएगा। तो सेम कोड जो है ये वाला जो गेट करके और सेट करने वाला ये सेम कोड है, इसको यहाँ से कर लीजिए कॉपी और यहाँ पे ले जाइए कर दीजिए इसके एक्शन परफॉर्म में पेस्ट। बस जहाँ पे प्लस लिखा हुआ है वहाँ पे माइनस कर दीजिए, बस एडिशन के जगह पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दिक्कत इस बात की आ गई कि जो टेक्स्ट फील्ड 1 है और टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं आ पा रहा है, तो उसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, माई GUI एप्लीकेशन क्लास का ऑब्जेक्ट वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, आउटर के कंसिडर में पास कर दिया दिस, आउटर के कंसिडर में पास कर दिया दिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अभी दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बताइए मुझे। सर करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को। अरे करंट क्लास का नाम क्या है? माई सर ये GUI जो माई GUI ऐप। तो माई GUI ऐप है, तो इसका मतलब हमें अपने उस क्लास के अंदर एक ऐसा कंसिडर क्रिएट करना पड़ेगा जो माई GUI ऐप टाइप की वैल्यू को रिसीव करेगा। इक्लिप्स में यही फायदा है कि राइट क्लिक कर दोगे अपने आप बन जाता है, बना दिया इसने भाई। ठीक है ना, तो ये माई GUI ऐप टाइप का वेरिएबल को मैंने यहाँ पे क्लास लेवल पे
यहाँ पे ऐसे डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे लोकल और इंस्टेंस में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये कर दिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ जी, माई जी यू आई ऐप डॉट टी एफ वन, माई जी यू आई ऐप डॉट टी एफ टू, माई जी यू आई एप्लीकेशन डॉट टी एफ थ्री, बस खत्म कहानी। और जहाँ सम लिखा हुआ है यहाँ पे सबट्रैक्ट लिख दिया। तो एडिशन का जो कोड है, एडिशन, अच्छा, अब ये वेरिएबल जो ये यहाँ पे एक्सेस पता क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये क्लासेस पब्लिक नहीं होंगे, और पब्लिक नहीं थे इसलिए पैकेज के बाहर जा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये पब्लिक का रूल होता है बेसिकली, कोई चीज़ पैकेज के बाहर तभी जाएगी जब वो पब्लिक होगी। तो ये देखो ये चलने लगे अब, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि एक इवेंट जो हो रहा है वो सेम क्लास में हो रहा है, एक अदर क्लास में हो रहा है, एक सेम क्लास लिसनर, एक अदर क्लास लिसनर, ठीक है। देखिए ज़रा, यहाँ पे आपने दे दिया 12 और यहाँ पे ले दिया 2, ऐड करा तो ये चल गया, सब्ट्रैक्ट करा तो ये चल गया, ऐड करेंगे तो ये चल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चल जाएगा। बढ़िया, बताइए। तो हमने इवेंट कितने तरह से कर लिया, 2 तरह से कर लिया, एक सेम क्लास पे और एक अदर क्लास, सेम क्लास लिसनर, अदर क्लास लिसनर। हेलो जी 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 सर, ये तो माउस पॉइंटर से क्लिक करने पे इवेंट हुआ। आप जो भी हमारे ऐप्स होते हैं जैसे उस पर माउस से भी इवेंट हो जाता है और हम इंटर से भी इवेंट कर देते हैं, इंटर की प्रेस करके। हाँ, वो उसके लिए तो आपको इंटर की प्रेस करके करना है, जो कुछ करना है। आप जितने तरह से इवेंट करना चाहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये 2 तरह के इवेंट हो गए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं और भी बाकी तरीके आपको बता दूं, फिर मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये देखिए, तो पहले ये बताइए, ये 2 लिसनर क्लियर हो गया। अभी मैं एक्शन इवेंट ही परफॉर्म करना आपको सिखाया, अभी माउस इवेंट, की इवेंट और बाकी इवेंट को परफॉर्म करना आपको नहीं बताया मैंने। इवेंट तो वो भी होते हैं, उससे भी इवेंट हो जाता है, वो नहीं सिखाया मैंने अभी आपको। बट जितना आपने पढ़ा उतना समझ में आना चाहिए, एकदम बिल्कुल अच्छे से। क्लियर है तभी मैं आगे बढ़ूंगा। हेलो हाँ जी, सर, ये पूछ रहा था कि अगर अलग अलग बटन है तो फिर उसके लिए अलग अलग क्लास बनाना पड़ेगा? अलग अलग बटन, यस, ये बढ़िया क्वेश्चन आपका है, ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका। मैं इस क्वेश्चन से बिल्कुल खुश हो गया। ये नहीं बनाना पड़ेगा विवेक, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कोई ज़रूरी नहीं है अलग अलग क्लास बनाना पड़ेगा। आप एक ही क्लास में बहुत सारे सोर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप सोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए गेट सोर्स और गेट एक्शन कमांड 2 मेथड होते हैं, ठीक है, वो चला सकते हैं। कैसे चलाएंगे, अब देखिए मैं आपको यहाँ एल्स, ये इसी बटन में ही एल्स सेक्शन में यहाँ पे जाएंगे, बल्कि यहाँ पे भी नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे जाएंगे इस जगह पे, और यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट गेट सोर्स। गेट सोर्स मेथड ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करके दे देता है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जी जिस ऑब्जेक्ट पे इवेंट हो रहा है, जिस बटन पे इवेंट हो रहा है, इवन ये ऐसा बोल दो, ऐसा समझ लो कि ये बटन का ऑब्जेक्ट दे देगा। अगर पहला वाला बटन होगा तो पहले वाले का, दूसरा होगा तो दूसरा वाले बटन का ऑब्जेक्ट दे देगा। तो उसको बटन टाइप के ही वेरिएबल में आप टाइप कास्ट कर लें, अगर आपकी इच्छा है, या जिसमें भी करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। बल्कि मैं वो भी नहीं करूँगा, और मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ई डॉट गेट सोर्स इक्वल टू, क्या वो B1 है? अगर पहला वाला बटन है ना, तो उसके केस में ये कोड चल जाएगा, ये वाला कोड चल जाएगा। नहीं तो एल्स, पूरा लॉजिक लिखने की जरूरत थोड़ी ना है, एल्स, नहीं तो ये जो ये वाला कोड है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया जी, बस प्लस के जगह पे माइनस कर दिया जी। और बल्कि ये सेट करने वाला भी कोड अलग ही अलग लिख दो, क्योंकि सम और सब्ट्रैक्ट ऐसा हम लिख रहे हैं ना, तो इस वजह से। तो यहाँ सम लिख दें, यहाँ सब्ट्रैक्ट लिख दें, सब्ट्रैक्ट।
सर इफ के बाद सेमीकोलन लगा दिए हैं। इफ के बाद सेमीकोलन हटा देते हैं, ठीक है, बस ऐसे लिख देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये गेट सोर्स मेथड को चला के आप प्रिंट करके देखिएगा, इसमें कुछ और नहीं प्रिंट करेगा। मैं आपको एसओपी में प्रिंट करके दिखाई दे रहा हूँ। इसमें आपको जो जिस सोर्स पे इवेंट हो रहा है उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे देगा। और एक मेथड और होता है, वो आप चला लीजिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, गेट एक्शन कमांड। गेट एक्शन कमांड मेथड क्या करता है, जो उस पे टेक्स्ट लिखा होगा उस बटन पे, है ना, वो रिटर्न करके हमें दे देगा। तो जी बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, जो आप अच्छा आपने सोचा कि बिल्कुल आपको नहीं करने की ज़रूरत है। क्या भाई बात है भाई, ये इवेंट सर वो उस क्लास में भी लगा दिए हैं, आप इसमें भी लगा दिए हैं, कोई बात नहीं, आउटर क्लास। दो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या है भाई, अगर दो दो जगह खाना मिल रहा है तो हमें दिक्कत क्या है? ना मिले तो दिक्कत है, दो दो जगह मिल रहा है तो दिक्कत नहीं है। सर बचना भी तो चाहिए। पचेगा पचेगा, क्या नहीं पचेगा। किसी बढ़िया ब्राह्मण को खोजोगे तो जरूर पचेगा, जितना मर्जी उतना खाना दे दो। हमारे गांव में जैसे वो ऐसे पंक्ति बैठा के वो लगाते हैं और कहते हैं कि आइए खाइए, है ना। और तो एक भाई साहब थे, वो भंडारा पूरा सर। परात में पूड़ी लेके आए थे भर के, और कहे कि जी कितना दे दूं, तो कह रहे जितना देना क्या है, यहीं पे रख दो, जितना जरूरत होगा ले लेंगे। तो बार बार आने जाने में आपको दिक्कत होगी। समझ रहे हो ना? तो बिल्कुल पच जाता है। आपने राजू श्रीवास्तव वाला नहीं सुना है लग रहा है, तो बिल्कुल बच जाता है, घबराइए नहीं। ये देखिए, ये 12 है, ये 2 है। अब जैसे ऐड बटन पे क्लिक करोगे तो ऐड हो जाएगा। और साथ में आप देखिए, ऊपर देखिए, जो हमने गेट सोर्स प्रिंट करा था और गेट एक्शन कमांड प्रिंट करा था, तो जो गेट एक्शन कमांड प्रिंट करा था ना, उसमें लेबल का नाम दे रहा है, देखो ऊपर ऐड, यानी कि इसका लेबल का नाम ऐड है, यानी कि बटन पे लेबल जो चढ़ा है वो ऐड है, इसलिए ऐड दिख रहा है। और साथ ही साथ जो नीचे जो दे रहा है वो ऐड है, और ऊपर जो दे रहा है वो बटन का ऑब्जेक्ट है, वो बटन 0, उसका डायमेंशन, उसका लेबल, उसका सारा चीज। ठीक है, सेपरेट पे क्लिक करोगे, सेपरेट आ जाएगा। ये देखो, अब आप सोच रहे होगे कि कौन सा इवेंट चल रहा है, वो पहले ये चल रहा है, फिर बाद में वो चल जा रहा है, उसके ऊपर उसको ओवरराइट कर दे रहा है वो, है ना। समझ रहे हो? वो इवेंट ये भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि ये वाला इवेंट नहीं चल रहा है, आउटर वाला बिल्कुल खाना दोनों जगह से मिल रहा है। ठीक है, अब आप अगर विश्वास नहीं है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट 1 करके ऐसे लिख दो, ये वैल्यू उस पर ओवरराइट कर दे रही है, ये वैल्यू जरूर उस पर ओवरराइट कर दे रही है। आप देखो यहाँ पे ये लिखा हमने 12, यहाँ लिखा 2, और यहाँ सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करा तो देखो ये सब 1 1 1 करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो आ रहा है ना। तो ये वैल्यू उस पर ओवरराइट हो जा रही है। तो अगर आपको, ये तो मैंने आउटर लिसनर को समझाने के लिए किया था, बस मैं एक लाइन आउटर वाले को कमेंट कर दूंगा, वो कोड काम करना बंद कर देगा। वो आउटर वाले को कमेंट कर दूंगा, वो कोड काम करना बंद कर देगा। माई आउटर को कमेंट कर देंगे, ये दो लाइन बंद कर देंगे, वो इवेंट काम करना बंद। अब जी आउटर से मतलब ही नहीं है आपको। अब बस आप यहाँ पे, अब आप क्या करिएगा, इन्हीं दोनों को रजिस्टर कर दीजिए, सेम लिसनर से रजिस्टर कर दीजिए, सेम लिसनर से रजिस्टर कर दीजिए, और आप एप्लीकेशन चला दीजिए। तो जितने बटन है उतनी क्लासेस बनाना जरूरी नहीं है, गेट सोर्स चलाइए या गेट एक्शन कमांड चलाइए, ठीक है। और उसके माध्यम से गेट सोर्स मेथड रिटर्न ऑब्जेक्ट करता है, गेट एक्शन कमांड मेथड रिटर्न लेबल करता है, जो लेबल बटन पे लिखा हुआ है ऐड या सब्ट्रैक्ट, वो रिटर्न करता है। चला लीजिए। तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द सोर्स? बाय कॉलिंग गेट सोर्स और गेट एक्शन कमांड मेथड, ये दोनों मेथड हैं। उस इवेंट पे आप कॉल कर लीजिए। और पूछिए भाई क्वेश्चन। सर ये कह रहे थे कि जैसे मान के चलिए कि हमारे पास में बहुत सारे मतलब बटन हैं, तो उसके लिए तो हम बार बार तो ऐसा कर नहीं सकते, तो एक साथ भी तो उस बाइस स्विच के थ्रू भी तो मतलब कर इम्प्लीमेंट करके, कि ताकि हम ऐसे में तो हमें बार बार ही लिखना पड़ते हैं कोड। कौन से कोड?
जैसे मान के चलिए हमारे पास में 10 बटन है। 10 बटन है। ओके, तो अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास अगर 10 बटन है तो हमें सब बटन का अलग अलग करना पड़ता है क्या अलग कि अलग उस करना बटन पड़ता है? उस उस बटन का रजिस्ट्रेशन करें और फिर एक्शन उसमें मतलब लिसनर चलाएं, सब में अलग अलग हमें लिसनर चलाना पड़ता है। शायद अलग अगर अलग हम क्या एक नहीं ही चलाना पड़ेगा, एक ही लिसनर हमने चला दिया, लिसनर एक ही बना दिया, एक लिसनर का कॉल बैक मेथड बना दिया है। अभी अभी कितने लिसनर चलाए हमने? एक ही तो चलाया, अभी इसी क्लास में ही तो चल रहा है, अभी तो अरे एक ही चल ठीक रहा है, है। तो मतलब हम वैसे भी तो कर सकते हैं। कैसे बताओ, मैं करके दिखाऊं? करो, बताओ कैसे क्या करूं। यस सर, मैं कह रहा हूँ। हम्म, हेलो। हाँ यस सर, बताइए कैसे मैं मैं करके दिखाऊं। ओके, जैसे हमने यहाँ पे ये वाला हमारा मेथड था, सबसे नीचे हमने इम्प्लीमेंट करा। हाँ हाँ, इम्प्लीमेंट करने के बाद में वो हमने सेट भी कर दिया। तो ठीक सर है। मैं खाली ये पूछ रहा था कि हमें ओनली वन टाइम ही लिखना पड़े एक कोड, और अगर हमारे पास 10 वो हो तो सारे बटन उसी के द्वारा चल जाएं। तो यही तो वो कोड है यार, यही तो वो कोड है जो हमने एक ही बार तो लिखा है लिसनर। अब आप बताओ ना मुझे कैसे करना है, मुझे तो जो समझ में आता था मैंने कर दिया, सबके लिए चलेगा ये। भाई आप मुझे एक बात बताओ, सब्ट्रैक्ट और ऐड दोनों बटन पे जब ये इवेंट होगा तो दोनों के लिए एक्शन परफॉर्म्ड यही चलेगा या अलग अलग चलेगा? मुझे बताइए बात। ये ये एक्शन परफॉर्म मेथड दोनों बटन के लिए यही चलेगा या अलग अलग चलेगा? यही चलेगा सर। दो नहीं, 10 होंगे, 100 होंगे, तब भी यही चलेगा। अगर मैंने 100 को रजिस्टर कर रखा है इसी लिसनर से, यही चलेगा, बिल्कुल यही चलेगा। तो बस खत्म कहानी। अगर यही चलेगा तो आपने यही आंसर बता दिया है, तो यही चलेगा, ये सबके लिए यही चलेगा। बस मैं जो मेन काम है दोनों से वो करवाने के लिए गेट सोर्स वहां चला दूंगा, और जैसे ऐड के केस में ऐड वाला कोड चल गया, सब्ट्रैक्ट के केस में सब्ट्रैक्ट वाला कोड चल गया, बस। ओके। कुछ और पूछना चाह रहे होगे मेरे ख्याल से आप? वैसे तो यही चलेगा, नहीं तो आप मुझे करके दिखाइएगा, फिर हम बात कर लेंगे। ठीक है, तरीका यही है, वैसे बेस्ट तरीका यही है। ओके सर। अच्छा, अब जितने मर्जी उतने सोर्स हो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तीसरा बटन भी बना लें कहो तो, ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई, 4 बना लीजिए। बना लूं या बन जाएगा? बोलो भाई। बन जाएगा। जाएगा। बन जाएगा ना? तो ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई ही नहीं बनाना है, आपको पूरा कैलसी बनाना है, कैलसी पूरा कैलकुलेटर डिजाइन करना है। ऐसे किसी ने बनाया ये कैलकुलेटर? ये पूरा कैलसी, ये इस टाइप का है ना। इसमें तो बहुत सारे फंक्शन है, साइन कॉस वॉस ये सब नहीं निकालना, अंडरस्कोर वगैरह नहीं निकालना अभी के लिए। वो भी करना है, करना वो भी है एंड, लेकिन अभी के लिए सिंपल अगर करो बात, तो बनाया किसी ने ये? कोड लिस्ट में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है बनाना, आईडी की तरह इजी है। और भाई मैं वो नहीं कह रहा हूँ आईडी से इजी है, किससे सर्फ एक्सेल है, सर ये नहीं कह रहा हूँ। दिक्कत हो रहा था, सर करने में, छोड़ दिए। हैं, क्या कह रहे हो? सर बनाने में दिक्कत हो रहा है, तो छोड़ दिए, सर कोड लिख के। ये वाला जो ये कैलकुलेटर का माई कैलकुलेटर का कोड बनाने में दिक्कत हो रहा है? हाँ सर दिक्कत तो, लेकिन बहुत हो जाएगा आसान सा, सर। बहुत आसान सा कोड है, बहुत आसान सा कोड है, कॉमन कोड है, सब जगह चलेगा। आप पहले इस वैल्यू को गेट करो, मतलब यहाँ पे डालो, जैसे एंटर करा, सेलेक्ट करते ही ये वैल्यू वहाँ सेट करा दो, और उसके बाद इसको कहीं होल्ड करके रख लो, फिर उसके बाद प्लस कर लो, फिर उसकी वैल्यू को कहीं होल्ड करके रख लो, और फिर इसके अंदर ये वैल्यू दूसरी वाली इंट स्ट्रिंग जो आ रही है उसको जोड़ के दिखा दो। ये लॉजिक है इसका। ठीक है सर, कॉल करके देखा। किसी ने नहीं करा अभी तक, किसी ने तो बनाया था मेरे ख्याल से, कुछ यूआई क्रिएट करके भेजा था किसी ने। हम सर बना रहे थे। किशोर। किशोर। किशोर।
केवल यूजर इंटरफेस क्रिएट किया है, बिजनेस लॉजिक नहीं लिखा है। हाँ, किशोर अब देखो बोलेंगे तो सब एक साथ बोलेंगे, वैसे कोई बोलेगा ही नहीं। सर अभी तो मैंने बिजनेस लॉजिक लिखा है सर, वो सर मतलब उसका वो पर्सनल लॉजिक। पर्सनल लॉजिक बिजनेस लॉजिक पर्सनल लॉजिक कौन सा होता है भाई प्रीतम? पर्सनल लॉजिक प्रेजेंटेशन चलो बढ़िया चलो बढ़िया है, ये आज से ये भी समझ में आ गया सर कि पर्सनल लॉजिक भी होता है। हाँ ठीक है, जो सर पर्सनल मतलब तरीके से डिजाइन करा जाए, सर पर्सनल तरीके से जो कोड डिजाइन करा जाएगा जिसमें पर्सनल बटन हो, अपना ही लेवल हो, अपने गर्लफ्रेंड का फोटो हो, हैं ये सारा चीज तो उसको जो है नाम रखेंगे पर्सनल लॉजिक आज से हम। सर मतलब सर एक बार ये बता दो सर, गेट सोर्स गेट एक्शन में क्या फर्क है सर? गेट सोर्स मेथड ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। जैसे सपोज करो मेरे पास दो बटन है, जैसे ये मान लो 7 है बटन 1, ये और 8 है बटन 2, ये दोनों बटन का ऑब्जेक्ट है ना, रेफरेंस आईडी। रेफरेंस आईडी समझते हो ना भाई, बटन भी एक क्लास है, टेक्स्ट फील्ड एक क्लास है, तो इन क्लासेस की ऑब्जेक्ट्स बनाओगे तो मेमोरी में रेफरेंस आईडी बनेगी, नहीं बनेगी? तो ये जो गेट सोर्स मेथड है वो रेफरेंस आईडी रिटर्न करके हमें देता है, ठीक है, वो रेफरेंस आईडी देता है उसका। तो इसीलिए, और हमारे पास ऑलरेडी बटन पड़ा हुआ है B1 B2, तो जब हम इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये मुझे पता है ये बटन B1 है, तो इक्वल टू मैंने B1 कर दिया, ये रेफरेंस आईडी से कंपेयर कर लेगा। इक्वल टू ऑपरेटर रेफरेंस आईडी को कंपेयर करता है दो ऑब्जेक्ट्स के। और गेट एक्शन कमांड मेथड उस पे जो कमांड लिखा हुआ है, यानी कि 7 8 9 ये जो लिखा हुआ है ये रिटर्न करता है, लेबल ये रिटर्न करता है। अलग अलग चलाइएगा, आप देख लीजिएगा। क्लियर? बोलो भाई। यस सर, कल बना देंगे। ठीक है, ओके। तो और बताइए, और कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरी? बिजनेस लॉजिक में कुछ आपको पूछना है या पर्सनल लॉजिक में आपको कुछ पूछना है तो वो भी पूछ लीजिए, हैं? बोलो, कुछ नहीं पूछना है? सर जैसे हाँ हाँ हेलो बोलो बोलो। सर, जैसे हाँ कैलसी में लिखा जाता है 2 + 3 + 4 प्लस, मतलब जो भी प्लस प्लस लगाते हैं, क्या ऐसे भी कैलकुलेशन हो सकती है सर? कहे नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें वही तो, यही तो। मैं जैसे तुम सर ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया इसमें लिखा है जो टेक्स्ट फील्ड 1 में लिखते हैं हम कि 2, यदि हम टेक्स्ट फील्ड 1 में लिखे 2 + 3 और टेक्स्ट फील्ड सेकंड में लिखे 3 + 4, क्या इसको कर देगा वो एडिशन? भाई लॉज देखो, जादू तो कहीं नहीं होता है प्रशांत, है ना, जादू तो अपने आप कुछ नहीं होगा। आप ये ना कहो क्या नहीं होता है, संसार में सब कुछ पॉसिबल है, बस कोड लिखने वाला होना चाहिए। कोड लिखे आदमी, लॉजिक तो लिखिए आप। अब आप 2 + 2 + 3 + 7 + 4 और प्लस ये, इसका लॉजिक आपने लिख रखा है क्या कहीं? आपने ऐसा लिख रखा है यहाँ पे लॉजिक? अगर लॉजिक नहीं लिख रखा है तो फिर कहीं चलेगा, वो तो स्ट्रिंग ही मानेगा। हमें तो अगर 3 + 7 + 7 लिखेंगे तो वो तो एक सिंगल स्ट्रिंग हो जाएगी, वो उस केस में नहीं काम करेगा। लेकिन हाँ, अगर हम इसको लॉजिक लिख दें और स्ट्रिंग को तोड़ दें, हर स्ट्रिंग में प्लस जहां आ रही है वहां से निकाल दें, फिर उन दोनों सारी वैल्यूज को जोड़ के फिर उस पर ऑपरेशन कर दें, तो हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है, ये वाला जो टेक्स्ट फील्ड पे जो ऐड करते हो ये बिल्कुल अलग है, और जो कैल्सी में जो बटन पे होता है ना ऐड, वो बिल्कुल अलग है। उसको आपको होल्ड करना पड़ेगा। 3 + 7, तो 3 को होल्ड करके रखो, फिर 7 को होल्ड करके रखो, फिर 7 को होल्ड करके रखो, और फिर वो सारे वैल्यू को जोड़ के फिर एक जगह दिखा दो। समझ में आई बात? अगर आप लोगों को कैलकुलेटर कैसे बनाना है ना, इसका वीडियो दिखाना है, तो मैंने किसी क्लास में पढ़ा रखा है, और किसी पिछले क्लास में ही बताया था मैंने,
उसका मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा सर आज उसमें। बन जाएगा सर। हाँ तो मतलब बनाइए, बहुत अच्छी बात है। कल आप लोगों को बताना है कैसे कैलकुलेटर बनता है, कैलकुलेटर कल पूरा सर रियल कोर्स बनाते कैलकुलेशन। हैं सर, हाँ इसी तो का थोड़ा टाइम लग गया सर। ठीक है, ओके। सर मैंने बनाया है पर मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो एक मिनट रुक जाइए। प्रशांत क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर क्लियर। लॉजिक लिखना पड़ेगा आपको, बिना लॉजिक लिखे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ बताइए धीरज, क्या बोल रहे हो? अरे सर वीरेंद्र बोल रहे हैं सर। हाँ बताइए। सर मैंने वीडियो देख देख के बनाया तो है कैलकुलेटर, पर उसमें मुझे कुछ काफी समझ में नहीं आया है, पर बन गया है कैलकुलेटर। पहले तो आप AWT को अच्छे से समझे ना। पहले आप बिजनेस लॉजिक समझे। आप पहले इवेंट लगाना देखो। सबसे पहले आप GUI एप्लीकेशन होती क्या है, इसमें हम जावा में AWT में एप्लीकेशन बनाते कैसे हैं, फिर GUI एप्लीकेशन बन जाए तो इवेंट उस पर होता कैसे है। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पहले सीखिए। पहले आपकी जो क्लासेस छूटे हुए हैं उसको देखिए। जो अगर आपने एक बार पढ़ भी रखा है तो उसको 2 बार देखिए। पहले सिंपल चीज़ करिए। पहले आपको सिंपल ये वाला जो सम हमने किया है इसको समझने की कोशिश करिए, और फिर उसके बाद आप अपना लॉजिक लिखना शुरू करिए। कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। और जिसको समझ में आया नहीं आया सब है ना, कल और भी लोग बनाएंगे तो कल हम उसके बारे में बात कर लेंगे। और कोई नहीं बना नहीं के सर, मैंने लाएगा तो कल मैं आपको कैलकुलेटर में खुद ही बनाना सिखा दूंगा कि देखो ऐसे कैलकुलेटर बनाते हैं। ठीक सर है, मैंने वीडियो देख देख के बनाया है ना, आपने ये यूट्यूब से बात देख देख बोल के दी तो मेरे से बन पहले भी, तो कोई बात नहीं, कहीं से देख के बना दिया, कोई बात नहीं, बना लिया, गलती नहीं करी, अच्छा करा, बना लिया, बहुत बढ़िया। नहीं सर, उसमें सर थोड़ा प्रॉब्लम सी आ रही है सर, एक साथ कई वैल्यू नहीं ले रहा, ओनली 2 वैल्यू ले रहा है। ठीक है, देख लेंगे। चलिए अब देखिए, हम चलते हैं भाई, अगला इवेंट परफॉर्म कर लेते हैं। सेम क्लास लिसनर, अदर क्लास लिसनर। अब एक होता है एनोनिमस लिसनर। एनोनिमस लिसनर भी कर सकते हैं। एनोनिमस लिसनर को बनाने के लिए हम एनोनिमस क्लास बनाएंगे। और कहाँ बनाएंगे? हम यहाँ पे जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना, यहीं पे बना देंगे बेसिकली। ये जो जिससे हमने रजिस्ट्रेशन करा था ना, यहीं पे हम बेसिकली बना लेने वाले हैं। तो ये वाली लाइन जो रजिस्ट्रेशन वाली लाइन है, इसको करा हमने कमेंट, और फिर से मैं रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ b1.add-action-listener, ऐसे करने जा रहा हूँ। और इसी के अंदर देखो, इसको क्या चाहिए था, यहाँ पे इसको चाहिए था लिसनर क्लास का ऑब्जेक्ट। अब लिसनर क्लास हम अलग से कहीं बनाने वाले नहीं हैं। हमने क्या कर दिया, लिसनर क्लास अलग से नहीं बनाया। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। मैंने क्या करा, इसी ब्रैकेट के अंदर ही लिसनर क्लास बना दी। तो लिसनर क्लास 3 तरह से बन सकता है, वैसे तो 4 बनता है। तो एक तो सेम क्लास को लिसनर बना लो, एक अदर क्लास को लिसनर बना लो, और एक होता है एनोनिमस। अब इसके लिए भाई एनोनिमस नेसेसरी क्लास आपको पढ़ना जरूरी है। अगर आपको आता है तो आप समझ सकते हो एनोनिमस कैसे बन सकता है। बिना इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे उसके मेथड को ओवरराइड कर सकते हो आप। तो जो भी आपका लिसनर है, ठीक है ना, तो पहले लिखिए न्यू और फिर टाइप ऑफ लिसनर। तो मेरे लिसनर का नाम है एक्शन लिसनर, तो मैं लिखूंगा न्यू एक्शन लिसनर। पूरा भी नहीं लिखूंगा, कंट्रोल स्पेस करूंगा न्यू के बाद। तो अपने आप उसके बगल में देखिए आ गया एनोनिमस इनर टाइप, ऐसे लिखा हुआ। बस एंटर मार दूंगा। अब आप देखिए इसके अंदर क्या हुआ। ये जो लाइन है इसके अंदर क्या हुआ, ये मतलब जी हमने लिखा बटन b1.add-action-listener, और इसी के अंदर न्यू एक्शन लिसनर का एनोनिमस सेक्शन बना दिया। मतलब इस बटन पे जो भी आपको एक्शन करना है, आप इसी के अंदर यहाँ पे डिसाइड कर लीजिए कि जो आपको करना है कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं टोस्ट लिखने जा रहा था, SYSO, और यहाँ पे लिख दिया हमने इनर 1, ठीक है, ऐसे करके। और फिर उसके बाद इसी को कॉपी कर दिया, 2 बार यहाँ पे लिख दिया बटन 2, यहाँ पे लिख दिया 2। ये देखिए, अब लीजिए भाई इस बटन पे इवेंट करिए, अब एप्लीकेशन को रन करिए, ये देखिए सॉरी, ये लोड नहीं हो पाता है कई बार पूरा कंपोनेंट, तो इसीलिए यहाँ पे वो ऐसे दिखा रहा था। ये देखिए, ऐड पे क्लिक करा, इनर 1, सबट्रैक्ट पे क्लिक करा, इनर 2, इनर 1, इनर 2, इनर 1, इनर 2। ये क्या था तरीका भाई,
मैंने एसओपी में कुछ लिखा है, आप एसओपी की जगह पे पूरा लॉजिक ही उठा के डाल दो इसके अंदर, लिख दूं या लिख लोगे आप खुद? एक्शन परफॉर्म में वो पूरा लॉजिक उठा के नीचे से डाल दीजिए, सर लिख लेंगे। बस। सर जिसको बहुत डिटेल में नहीं समझ में आ रहा है वो आगे समझ जाएगा, जो इनर क्लास पढ़ रखा है उसको समझ में आ रहा होगा ज्यादा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। एनोनिमस क्लासेस का ये भी एक फायदा है ना, बिना इंटरफेस। मतलब ये वाला तरीका एक तरह से तब वैलिड है जब हमें किसी बटन पे इवेंट तो करना है, लेकिन थोड़ी देर के लिए करना है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि लिसनर क्लास अलग से बनाऊं, लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करूं, है ना, चाहे इनर बनाऊं चाहे आउटर बनाऊं। वो अगर नहीं चाहते हो तो उस केस में ये थोड़ा वैलिड हो जाता है हमारे लिए, जेन्युइन है। बताइए भाई, कोई कंफ्यूजन? साइड इफेक्ट क्या होते हैं? हाँ जी, क्या कह रहे हो? इसके जैसे हम थोड़ी देर के लिए इसको यूज करते हैं, हाँ। तो इसके साइड इफेक्ट मतलब क्या है कि जैसे अगर हम उस टाइप सिंपली बाय इम्प्लीमेंट के थ्रू करते हैं और इसमें, तो ऐसा इसमें मतलब क्या दिक्कत क्या होती है वैसे, मतलब देखिए, उस वाले तरीके से जब आप कर रहे थे तो आपकी जो लिसनर क्लास थी वो अलग से आपने बनाई, है ना, लिसनर क्लास अलग से आपने बनाई, उसका आपने ऑब्जेक्ट बना रखा है, वो मेमोरी में ऑलरेडी पड़ा रहेगा, है ना। आप प्रोग्राम जब खत्म हो जाएगा तब भी उसकी रेफरेंस आईडी रहेगी। लेकिन यहाँ पे तो जो लिसनर क्लास बन रहा है वो एनोनिमस है, मतलब उसका तो कुछ नाम नहीं है, उसका कोई रेफरेंस आईडी कहीं पे हमने संभाल के, रेफरेंस वेरिएबल तो है नहीं, रेफरेंस आईडी आएगी, रेफरेंस वेरिएबल तो है नहीं। तो ये वाली क्लास जो है ना, इसका जो साइड इफेक्ट नहीं, इसका एक फायदा ये है कि भाई आपकी जो लिसनर क्लास है ना वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मेमोरी में आएगी, यूज होगी और फिर वो चली जाएगी। तो देखो, सिंपल सा मतलब है, एनोनिमस क्लासेस का ही यूज क्यों होता है? एनोनिमस क्लासेस का यूज इसलिए होता है ताकि ऐसी कोई क्लास जिससे हमें कुछ एक्शन करवाना है, जिससे हमें कुछ काम करवाना है, लेकिन वो काम बहुत देर तक नहीं करना है, वो थोड़ी देर के लिए करना है मेमोरी में, और फिर वो डिलीट भी हो जाए तो हमें उससे कुछ फर्क ना पड़े, क्योंकि ये मेमोरी में थोड़ी देर के बाद अपने आप गार्बेज कलेक्टर थ्रेड जो है इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये जो एनोनिमस वाला तरीका है ये वो उस केस में थोड़ा बेटर हो जाता है। अब आप लोग भी सोचो ना यार, इसको इसे एग्जांपल से मैं बताता हूँ कि जैसे मान लो आप अपने घरों में फंक्शन वगैरह होता है, पार्टी वार्टी होती है, तो आप डिस्पोजल्स ग्लास यूज करते हो, क्यों यूज करते हो? आप क्यों यूज नहीं करते हो वो बढ़िया स्टील की थाली, चांदी की थाली, वो क्यों नहीं यूज करते हो? क्योंकि यार उसको बार बार धुलो, बार बार उसमें मेहनत लगेगा ना, वो तो यूज एंड थ्रो बस। तो बस वही वाला चीज है ये, और क्या, इसके फायदे वही हैं। तो अगर ऐसा कोई चीज है जो थोड़ा देर के लिए करना है और फिर उसको नहीं पिक्चर में रखना है तो हटा दो करके, उस पर एक्शन करके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कायदे से हमें किसी चीज को संभाल के कहीं रखना है और फिर उसको यूटिलाइजेशन करना है तो फिर आप उसे रखिए, ऐसा है भाई। मैं चाहता हूँ कोई खाना खा ले फिर थाली बचा भी रहे, तो फिर उसको स्टील वाली थाली खरीदनी पड़ेगी और पूरा संभाल के रखना पड़ेगा, बार बार रीयूज करना पड़ेगा, इसलिए और क्या, कॉस्टिंग भी लगेगी वहां पे। स्टील की थाली महंगी भी आती है, डिस्पोजल 50 रुपए में, 50 रुपए में 25 मिल जाएंगी, और स्टील की थाली 150 रुपए में 1 मिलेगी। अब बताओ कॉस्टिंग है नहीं है? यस सर। हाँ, बाकी अगर स्टील की थाली वाली चाहिएगा तो बताना, प्रशांत के यहाँ होता है काम इसका, मिल ओके जाएगा। सर, आपसे कांटेक्ट करेंगे। बिल्कुल कांटेक्ट करिए। तो ये हो गया हमारा इनर लिसनर, ठीक है। तो सेम क्लास लिसनर, अदर क्लास लिसनर, इनर लिसनर, ठीक है। अब एक होता है एडाप्टर। एडाप्टर के लिए थोड़ा सा रुकिए, पहले मैं आपको इसी GUI एप्लीकेशन में, है ना, और भी इवेंट लगाना सिखाता हूँ, और इवेंट कैसे कैसे लग सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये जो एनोनिमस वाली सेक्शन है इसको कर देता हूँ कमेंट। आपकी इच्छा है कमेंट करना है कर दीजिए, नहीं है तो मतलब देखो, लिसनर इतने सारे हैं, जो रजिस्टर वाला मेथड चलाओगे, रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वही चलना शुरू हो जाएगा। अब मुझे करना है की इवेंट, अब मुझे करना है की इवेंट, माउस इवेंट, ये सब करना है, ठीक है। तो इसी क्लास में करना है, अदर करना है, अदर करना है तो अलग से क्लास बना लीजिए, ऐसी करना है तो इसी में ही इम्प्लीमेंट कर लीजिए जी।
माउस इवेंट करना है तो कौन सा लिसनर इंप्लीमेंट करोगे? माउस लिसनर, माउस लिसनर। और माउस लिसनर की कॉलबैक मेथड कितने हैं जरा देखिएगा। ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, 5 मेथड हैं। ये नीचे आएंगे ओवरराइड होके। ये देखिए पांचों के पांचों ओवरराइड होके आ गए। माउस क्लिक्ड, माउस एंटर्ड, माउस एग्जिटेड, माउस प्रेस्ड एंड माउस रिलीज्ड। दिख रहा है? ये पांचों मेथड हमें ओवरराइड मानने पड़ेंगे। माउस क्लिक्ड, माउस एंटर्ड, माउस एग्जिटेड, माउस प्रेस्ड, माउस रिलीज्ड। ये पांचों मेथड हमें ओवरराइड मानने पड़ेंगे। मतलब अगर किसी भी बटन पे, लेबल पे, टेक्स्ट फील्ड पे, चेकबॉक्स पे आपको माउस इवेंट करना है तो उसके लिए माउस लिसनर है और माउस लिसनर में 5 मेथड हैं, पांचों को ओवरराइड करना पड़ेगा। अब आपको देख के समझ में आ रहा है कि कौन सा मेथड कब चलेगा। अरे माउस किसी एरिया में एंटर्ड होगा तो माउस एंटर्ड चलेगा, वहां से एग्जिट होगा तो एग्जिट चलेगा, माउस पॉइंटर कभी प्रेस होगा तो माउस प्रेस चलेगा, रिलीज होगा तो रिलीज चलेगा। तो मुझे सारे इवेंट नहीं ट्रैप करने हैं, मुझे तो बस माउस एंटर्ड और माउस एग्जिटेड मान लो चलाना है, बाकी को नहीं चलाना। तो क्या मैं कुछ मेथड ओवरराइड करूं और कुछ ना करूं, ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। जब कोई क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है तो सारे मेथड ओवरराइड मानने पड़ते हैं। तो फिर क्या करूंगा? मैं चाहता हूं कि सारे मेथड ओवरराइड तो कर, अच्छा ओवरराइड कर भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक मत लिखो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लॉजिक मत लिखो। अच्छा माउस जैसे ही किसी एरिया में एंटर्ड होगा, मैं चाहता हूं कि वो उस केस में ये चले, और माउस जैसे किसी एरिया में एग्जिट हुआ तो ये चले। तो एरिया मतलब मैं ले लेता हूँ फ्रेम, तो मैं इसका फ्रेम से रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं फ्रेम के साथ इसका रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ। तो मैं जी यहाँ पे लिख दूंगा दिस, दिस लिख दूंगा ना, दिस फ्रेम मतलब दिस डॉट सेट, नहीं सेट नॉट सेट। अच्छा सारे रजिस्ट्रेशन वाले जो मेथड है ना वो एक ही जगह लिखो, एक ही जगह लिखना चाहिए। बल्कि कई लोग तो ऐसा कर देते हैं रजिस्ट्रेशन वाले मेथड को एक एक मेथड बना के ही रख लेते हैं अलग से। देखो जितना आप अपना दिमाग लगा के कोड को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो कर सकते हो, जितना आप अपने दिमाग को यूज करके कोड को जेनरिक बनाना चाहते हो कर सकते हो, और जितने अच्छे से ये चीज़ आपको आती है उतने बढ़िया डेवलपर आप हो। कोड लिखना बड़ी बात नहीं है जी, लिखते चले आ रहे हैं, लिखते चले आ रहे हैं जी एकदम लगातार जी। कुछ भी बना दिया, एक ही क्लास में इनर बना दिया, आउटर बना दिया, ये कर दी वो कर दी, एक ही एप्लीकेशन में सारा कुछ खिचड़ी बना दिया। ठीक है, बाद में वो एप्लीकेशन जब कोई दूसरा बंदा पढ़ेगा तो उसके लिए टफ हो जाएगा। आप ऐसा कोड लिख दो कि यार एकदम किसी इंड यूजर को समझा दो कि देखो ये हमने कोड लिखा हुआ है ऐसे ऐसे ऐसे, अलग अलग लिख करके अलग अलग पैकेज बना दो, अलग अलग क्लासेस बना दो, अलग अलग लाइब्रेरी बना दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैंने जी क्या कर दिया, v1 डॉट एड v1 डॉट, हाँ ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे लिख दिया जी दिस डॉट एड टाइप ऑफ लिसनर, माउस लिसनर, और इसमें कर देता हूँ मैं दिस डॉट, अच्छा जी इधर से भी दिस उधर से भी दिस, दोनों जगह दिस, क्योंकि करंट का करंट से ही करना था मुझे रजिस्ट्रेशन। तो चलो अच्छी बात है भाई, सेम क्लास लिसनर है। ओके जी, तो जरा हम जब किसी माउस किसी एरिया में यानी फ्रेम में, फ्रेम से किया मैंने रजिस्ट्रेशन, दिस मतलब फ्रेम, क्योंकि करंट क्लास का ऑब्जेक्ट इसी फ्रेम में है। तो जब माउस इस एरिया में जाएगा तो मैं चाहता हूँ जी कलर इसका चेंज हो जाए। तो माउस एंटर्ड अगर हो तो जी मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दूँ, दिस डॉट सेट बैकग्राउंड कलर, सेट बैकग्राउंड कलर डॉट ब्लैक। जब माउस एंटर्ड हो तो ब्लैक कलर में हो जाए, और जैसे माउस एग्जिट हो तो ये जाए ग्रीन कलर में। ठीक है ना, या और कौन सा कलर है, ब्लू कलर में हो जाए, ब्लू है पानी पानी उस तरह से बिल्कुल। ये देखिए, ये देखिए अभी एप्लीकेशन चली, अभी कुछ नहीं, माउस इवेंट नहीं हो रहा है। देखिएगा माउस इवेंट करने जा रहा हूँ मैं, बिल्कुल जादू देखिएगा। ये देखिए, ये देखो माउस एंटर्ड
कौन सा कलर? माउस एंटर तो ब्लैक कलर होना चाहिए यार। हाँ, अब ब्लैक कलर, ठीक है। एग्जिटेड ग्रीन, एंटर्ड ब्लैक, एग्जिटेड ग्रीन, एंटर्ड ब्लैक। समझ रहे हो? पहली बार येलो था, पहली बार येलो था, है ना? इस तरह से। बताओ भाई, क्लियर है? सर जहाँ पे आपने ये क्या था कि दिस डॉट ऐड Yes, करके, दिस डॉट का वहाँ पे मतलब दिस, देखो रजिस्ट्रेशन जब हम करते हैं सोर्स का लिसनर से, तो सोर्स लिखते हैं और उस पर टाइप ऑफ लिसनर लिखते हैं। तो दिस मतलब हमारे फ्रेम का ऑब्जेक्ट, इसलिए दिस, और टाइप ऑफ लिसनर, और फिर जो दिस सर दिया वो वो नहीं हमारे बोल सेम रहा हूँ क्लास लिसनर का ऑब्जेक्ट था। सर, वहाँ दिस के बदला ये दे सकते हैं TF1 मीन्स कि जब हाँ? TF1 पे इसके बदले क्या माउस देना चाहते हो? कौन सी जगह पे? दिस डॉट ऐड एक्शन लिसनर की TF1 जगह पे क्या करना चाहते हो? किस पे इवेंट करना TF1 दे चाहते हो आप? सर टेक्स्ट फील्ड फर्स्ट पे, कर लो। और उस पर जाए तो बोले कि इंटर द फर्स्ट नंबर, मतलब कि सर उस पे हमारा माउस व्हील जाए तो बोले वो इंटर फर्स्ट नंबर यहाँ पर। हाँ बिल्कुल बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा सर वो। एक बार करके दिखाते। यहाँ पे जाइए आप, जहाँ पे आपने दिस डॉट लिखा हुआ है ना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, इसको आप यहाँ से ये वाला इसको कर दीजिए कमेंट, और यहाँ से लिख दीजिए TF1 डॉट सेट एक्शन लिसनर, और माउस जब एंटर्ड हो उस एरिया में तो वो बोले इंटर फर्स्ट नंबर। तो जी एंटर्ड होते ही इसको कमेंट कर दीजिए, लिखिए TF1 डॉट सेट हाँ सेट कर दो, सेट टेक्स्ट कर दो, सही बताया आपने, सेट टेक्स्ट कर दो, और ये कहे एंटर फर्स्ट नंबर। बिल्कुल, ये देखिए यार, इसको तो फिर से ना मुझे लोड कराना पड़ेगा एप्लीकेशन, ये पता नहीं क्यों। ये देखिए, ये लो आ गया भाई इंटर फर्स्ट नंबर। नहीं आया? यस यस सर, क्लियर है सर। क्लियर है ना? तो बाकी इवेंट मैं आपको कल सिखाता हूँ भाई। आज के लिए सेवा समाप्त।